मेरी मंगेतर का बचपन का प्यार अचानक विदेश से वापस आ गया। महंगा सिलवाया हुआ सूट पहने, पोर्श चलाते हुए और सीधे हमारी वेडिंग प्लानिंग कंपनी के सामने आकर उसने ऐलान कर दिया कि वो लड़की हमेशा से उसकी थी। और सबसे मजेदार बात, हमारी शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैं आराम से मूंगफली छील रहा था। साथ ही मैंने अपनी माँ को एक मैसेज भेज दिया, अगर शादी में कोई तमाशा हो जाए तो घबराना मत। मेरी होने वाली पत्नी का गुस्सा थोड़ा तेज है, कहीं वो किसी को मार न बैठे। जून की तपती धूप बाहर बिछे लाल कारपेट को गर्म तवे की तरह बना रही थी। मैं रिसेप्शन डेस्क के पास उकड़ू बैठा मूंगफली खा रहा था और मेहमानों की सीटिंग लिस्ट चेक कर रहा था। लिस्ट के आखिर में पहुंचकर मैंने देखा कि टेबल नंबर 17 का नाम वाला कार्ड गायब था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि आंटी सारा ने फिर से अपने डांस ग्रुप के दोस्तों को बिना बताए गेस्ट लिस्ट में जोड़ दिया होगा। तभी मेरा फोन बजा। कॉल जैक की थी। हेलो, क्या हुआ? मैंने आराम से पूछा। उधर से उसकी घबराई हुई आवाज आई। भाई, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या? जूलियन वापस आ गया है। मैंने मूंगफली का छिलका पास पड़े डस्टबिन में फेंका और बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला, हाँ पता है। कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी तरफ जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे जैक कुर्सी से गिर पड़ा हो। वो लगभग चिल्लाया, वो तुम्हारी मंगेतर का बचपन का प्यार है। वो लड़का जो सालों पहले विदेश चला गया था, वो सिर्फ इसी वजह से वापस आया है। मैं अब भी बिल्कुल शांत था। मैं जानता हूं, वैसे ये मूंगफली काफी स्वादिष्ट है। जैक ने गहरी सांस ली। मैं यहां टेंशन में मर रहा हूं और तुम मुझे मूंगफली ऑफर कर रहे हो। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। उसने अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। लोकेशन वही है जहां तुम हो और कैप्शन लिखा है, कुछ लोग जन्म से ही मेरे होते हैं। मैंने एक और मूंगफली मुंह में डालते हुए कहा, वाह, कितना घटिया और चीजी कैप्शन है। भाई, कैप्शन की आलोचना करने का समय नहीं है, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ कहता, बाहर से स्पोर्ट्स कार के इंजन की गहरी गरज सुनाई दी। स्पष्ट था कि ड्राइवर जानबूझकर इंजन रेव कर रहा था ताकि सबका ध्यान उसकी गाड़ी पर जाए। मैंने खड़े होकर अपने कपड़ों से मूंगफली के टुकड़े झाड़े। सामने एक सिल्वर ग्रे पोर्शे कायेन आकर रुकी। धूप उसकी चमकती बॉडी से टकराकर आंखों को चुभ रही थी। धीरे धीरे दरवाजा खुला। सबसे पहले महंगे हाथ से बने चमड़े के जूते दिखाई दिए, फिर फिटिंग वाली पैंट और आखिर में एक शानदार सिलवाया हुआ सूट। कार से जूलियन बाहर निकला। उसकी हर हरकत ऐसी लग रही थी जैसे पहले से रिहर्सल की गई हो। 5 साल पहले का शर्मीला लड़का अब पूरी तरह बदल चुका था। करीब 6 फीट से ज्यादा लंबा, तेज नैन नक्श, चौड़े कंधे। महंगा सूट उसके शरीर पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मानना पड़ेगा, वो काफी हैंडसम दिख रहा था। बस एक समस्या थी, उसने बालों में इतना ज्यादा वैक्स लगाया था कि वो प्लास्टिक जैसे लग रहे थे। फिर उसने सन ग्लासेस उतारे और आसपास खड़ी गाड़ियों को देखने लगा। एक पुरानी वर्क वैन और आखिर में उसकी नजर मेरी 6 साल पुरानी होंडा सिविक पर जाकर रुकी। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सीधा मजाक नहीं था, लेकिन दया और अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ गाड़ियों को देखकर ही उसने फैसला कर लिया था कि वो जीत चुका है। मैंने आखिरी मूंगफली खत्म की और उसकी तरफ देखा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज फुटपाथ पर साफ सुनाई दे रही थी। 3 कदम दूर आकर वो रुक गया। उसकी नजर मेरे ऊपर से नीचे तक घूमी। मैंने एक पुरानी धुंधली ग्रे टी शर्ट पहन रखी थी। पैंट पर धूल लगी हुई थी और पैरों में घर वाली चप्पलें थीं। मेरा ये बेपरवाह रूप देखकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। तो तुम गैविन हो? उसने बिना जवाब का इंतजार किए हाथ बढ़ाया। मैं जूलियन हूं, उसके बचपन का दोस्त। मैंने सिर हिलाया। जानता हूं, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसके चेहरे पर हल्का बदलाव आया। अच्छा, क्या बताया? मैंने शांत स्वर में कहा। उसने बताया कि तुम बिना कुछ कहे विदेश चले गए थे, यहां तक कि तुमने उसे अलविदा तक नहीं कहा। सच कहूं तो आज भी वो इस बात से बहुत नाराज है। उसकी मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। हम तब बच्चे थे। कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। मैंने सिर हिलाया। सही कहा।
आज भी जब वो तुम्हारा नाम सुनती है तो गुस्से से भर जाती है। इतना गुस्सा आसानी से नहीं मिटता। इस बार उसका चेहरा सचमुच खराब हो गया। वो तुरंत विषय बदलते हुए अंदर लगी शादी की सजावट देखने लगा। 3 दिन बाद शादी है। बुजुर्ग लोग हमेशा चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। मेरे हिसाब से तो सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट ही काफी होता। फिर वो थोड़ा और करीब आया। उसके परफ्यूम की खुशबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, गैविन, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। वो हमेशा से मेरी थी। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। सिर्फ अंदर काम कर रहे लोगों की आवाज और दूर से आती गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। जूलियन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या मतलब? मैं मुड़ा। रिसेप्शन डेस्क के नीचे से एक फोल्डिंग कुर्सी निकाली, उसे दरवाजे के बीच में रखा, फिर आराम से बैठ गया। जेब से एक और मुट्ठी मूंगफली निकाली और छीलने लगा। मतलब बिल्कुल वही जो तुमने सुना, मैंने कहा। अगर तुम्हारे अंदर उसे मुझसे छीनने की क्षमता है, तो पूरी कोशिश कर लो। मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया, पैर पर पैर चढ़ाया और जेब से एक और मुट्ठी मूंगफली निकाल ली। मैं धीरे धीरे उन्हें छीलते हुए सामने होने वाला तमाशा देखने लगा। इस समय तक जूलियन पूरी तरह अपना धैर्य खो चुका था। वो यहाँ आने से पहले एक लंबा भाषण तैयार करके आया था। उसे लगा था कि आते ही मेरी उससे जोरदार बहस होगी, शायद लड़ाई तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन उसने एक चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, मेरी पूरी तरह शांत और बेफिक्र प्रतिक्रिया। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसने उलझन भरी आवाज में पूछा। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्कारलेट को वापस जीत सकते हो, तो पूरी कोशिश कर लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आखिर फैसला हमेशा उसी का रहा है। मैंने एक मूंगफली छीलकर मुंह में डाली और आराम से चबाने लगा। फिर दोस्ताना अंदाज में कहा, हाँ, लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा। पहले से अच्छा वाला कंसीलर खरीद लेना। जूलियन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्यों? मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी जब गुस्सा होती है तो बहुत सीधे तरीके से बात करती है, और हाथ भी काफी भारी है। जूलियन का चेहरा काला पड़ गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर अचानक घूमकर वापस अपनी पोर्च की तरफ चला गया। उसने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि आवाज पूरे परिसर में गूंज गई। अगले ही पल उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। मैंने फोन निकाला और स्कारलेट को एक मैसेज भेज दिया। तुम्हारा बचपन वाला दोस्त वापस आ गया है, अभी यहां आकर ड्रामा कर रहा था। मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद उसका जवाब आ गया। उसका लहजा हमेशा की तरह ठंडा और साफ था। वो जो भी करे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज रात खाने में क्या है? मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने जवाब टाइप किया, हॉटपॉट कैसा रहेगा? और हाँ, इनोकी मशरूम लेना मत भूलना। पिछली बार भी तुम भूल गई थी। इस बार उसने तुरंत एक गुस्से वाला इमोजी भेज दिया। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और साफ नीले आसमान की तरफ देखने लगा। मन पूरी तरह शांत था। जूलियन कभी नहीं समझ पाएगा। एक बार स्कारलेट किसी को अपना मान लेती है, तो पूरी जिंदगी उसी के साथ खड़ी रहती है। उसकी वफादारी, उसका जिद्दी स्वभाव और अपने लोगों की रक्षा करने की आदत इतनी गहरी थी कि जूलियन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और रही बात मेरी साधारण सी पुरानी कार की, तो सच्चे रिश्तों की गहराई कभी गाड़ियों से नहीं मापी जाती। लेकिन जूलियन ने जितनी जल्दी हार मानी थी, उससे भी ज्यादा जल्दी उसने अगला कदम उठा लिया। अगली सुबह सुबह ही जैक का मैसेज आ गया। भाई, जल्दी देख। उसने बताया कि जूलियन सीधे स्कारलेट की कंपनी पहुंच गया है। वो कंपनी के रिसेप्शन एरिया में उसका रास्ता रोककर खड़ा है। इतना ही नहीं, वो अपने साथ गुलाबों का एक बहुत बड़ा बुके भी लेकर गया था। मैसेज के साथ एक फोटो भी लगी हुई थी। फोटो में जूलियन कंपनी की लॉबी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में 99 महंगे लाल गुलाब थे। जूलियन उस दिन बेहद आकर्षक लग रहा था। कंपनी की रिसेप्शन डेस्क पर बैठी लगभग हर युवा कर्मचारी उसकी तरफ मुड़ मुड़कर देख रही थी। मैंने जैक द्वारा भेजी गई तस्वीर को झूम करके ध्यान से देखा। फूलों का वो गुलदस्ता कोई साधारण गुलदस्ता नहीं था।
वो एक बेहद महंगी इंपोर्टेड किस्म के 99 लाल गुलाब थे। रैपिंग, डिलीवरी और बाकी खर्च जोड़ दिए जाए तो उसकी कीमत आसानी से $4000 से भी ज्यादा थी। इसे देखकर मुझे अचानक हंसी आ गई, क्योंकि पूरी स्थिति अपने आप में बेहद विडंबनापूर्ण थी। 3 साल पहले मैंने जैक को कुछ छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों के निवेश प्रोजेक्ट्स की जांच करने के लिए कहा था। उसी दौरान मेरी नज़र ब्राइटन ग्रुप पर पड़ी, जो जूलियन के पिता की कंपनी थी। उस समय कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी। मैंने अपनी निवेश कंपनी रेस्टोन कैपिटल के नाम से उसमें $2 करोड़ का निवेश किया, बदले में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की और कंपनी का सबसे बड़ा बाहरी निवेशक बन गया। लेकिन बाहरी दुनिया को एक बात नहीं पता थी, रेस्टोन कैपिटल का असली मालिक मैं ही था। सारी सार्वजनिक गतिविधियां जैक संभालता था, इसलिए किसी को मेरी असली पहचान के बारे में पता नहीं था। अब मजेदार बात यह थी कि जूलियन अपनी कंपनी के पैसों से मेरी मंगेतर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो वो पैसा वही था जो मैंने निवेश किया था। मतलब वो मेरी ही रकम खर्च करके मेरी ही होने वाली पत्नी को पटाने की कोशिश कर रहा था। ये सोचकर मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद स्कारलेट का फोन आ गया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। वो बेवकूफ नीचे लॉबी में खड़ा रास्ता रोके हुए है। मैंने हंसते हुए कहा, गुलदस्ता तो देखा मैंने, काफी महंगा लग रहा है। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने कहा, तुम अभी भी मजाक करने के मूड में हो? मैंने जवाब दिया, और क्या करूं? चप्पल पहनकर वहां पहुंच जाऊं और उससे लड़ाई कर लूं? उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर वो धीरे से बोली, मैं खुद नीचे जाकर बात करती हूं। मैंने तुरंत कहा, ज्यादा जोर से मत मार देना। वो बोली, फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। मैंने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर मामला खराब हो जाए तो कम से कम फूल बर्बाद मत करना। बहुत महंगे हैं, उन्हें घर ले आना, फूलदान में अच्छे लगेंगे। फोन के दूसरी तरफ से एक लंबी सांस सुनाई दी। केविन, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। करीब 40 मिनट बाद जैक ने मुझे कंपनी के सिक्योरिटी कैमरों के कुछ स्क्रीनशॉट भेजे। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि जूलियन के हाथों में पकड़ा हुआ गुलदस्ता अब बिखर चुका था। गुलाब जमीन पर पड़े थे और उसके चेहरे का सारा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। जैक ने उनकी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट भी भेजा। असल में स्कारलेट ने उससे सिर्फ एक ही वाक्य कहा था, तुम बहुत देर कर चुके हो। सिर्फ 5 साल देर नहीं, शुरुआत से ही तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। ये कहने के बाद वो बिना पीछे देखे वहां से चली गई और पूरा गुलदस्ता रिसेप्शन डेस्क पर छोड़ दिया। आखिर में कंपनी की रिसेप्शनिस्ट लड़कियों ने उन फूलों को आपस में बांट लिया और घर ले गईं। जैक अब भी हैरान था कि मैं इतना शांत कैसे रह सकता हूं। एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी सामने खड़ा था, फिर भी मैं बिल्कुल परेशान नहीं था। तब मैंने उसे असली वजह बताई। असल में 2 साल पहले जब स्कारलेट और मैंने आधिकारिक तौर पर रिश्ते की शुरुआत की थी, तब एक रात हम दोनों ने बैठकर खुलकर बातें की थी। उसने पहली बार अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया था। बचपन से वो और जूलियन लगभग हर दिन साथ रहते थे। उनके आसपास के लोग हमेशा उन्हें एक आदर्श जोड़ी कहते थे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जूलियन पर उसकी निर्भरता ही प्यार है। लेकिन फिर जूलियन बिना कुछ बताए विदेश चला गया। उसके बाद पूरे 1 साल तक वो उसका इंतजार करती रही। लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ आदत थी। और तब उसने अतीत को पूरी तरह छोड़ दिया। उसने कहा था कि जब वो मुझसे मिली, तभी उसे पहली बार समझ आया कि किसी से सचमुच प्यार करना क्या होता है। एक बार उसने मुझसे बहुत गंभीरता से पूछा था, आदत और सच्चे प्यार में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? मैंने उससे पूछा था, तुम्हारे हिसाब से? उसने जवाब दिया था, जब कोई इंसान चला जाता है और तुम्हारे दिल में सिर्फ खालीपन और उदासी रह जाती है, तो वो आदत होती है। लेकिन जब तुम किसी से सचमुच प्यार करते हो, तो अगर वो मुड़कर जाने की कोशिश भी करे, तुम उसे रोकने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दोगे। ये कहते हुए वो मेरे सीने से लग गई थी। फिर आधे मजाक और आधी गंभीरता में बोली थी, और अगर जिस आदमी से मैं सच में प्यार करती हूं, वो कभी मुझे छोड़कर जाने की कोशिश करेगा, तो मैं खुद उसके पैर तोड़ दूंगी ताकि वो मेरे पास ही रहे। उसकी आंखों में उस समय जो जिद और सच्चाई थी,
वो मैं आज तक नहीं भूला। उसी बातचीत के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जूलियन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसा नहीं था कि मेरा अपना बैकग्राउंड इतना असाधारण था। असल वजह ये थी कि स्कारलेट एक बार जो फैसला कर लेती है, फिर दुनिया का कोई भी इंसान उसे उससे 1 इंच भी नहीं हिला सकता। जिस पल उसने तय कर लिया था कि वो मुझसे शादी करेगी, उसी पल जूलियन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उसके बाद फिर चाहे वो कितनी भी महंगी कारें चलाए, चाहे वो लाखों की कीमत वाले फूलों के गुलदस्ते लेकर आए, या फिर खुद को एक चमकदार, सफल और परफेक्ट इंसान साबित करने की कितनी भी कोशिश करे, इनमें से किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि स्कारलेट का दिल पहले ही अपना फैसला कर चुका था। और जब वो किसी को अपना मान लेती है, तब दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत और कोई दिखावा उस फैसले को बदल नहीं सकता। जूलियन को ये बात अभी तक समझ नहीं आई थी। उसे लगता था कि प्यार भी किसी बिजनेस डील की तरह होता है, जहां ज्यादा पैसा, ज्यादा हैसियत और ज्यादा दिखावा जीत दिला देता है। लेकिन वो गलत था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, और स्कारलेट का प्यार उन्हीं में से एक था। इसलिए उसकी सारी कोशिशें शुरू होने से पहले ही नाकाम हो चुकी थीं। जूलियन जिस चीज का सामना कर रहा था, वो कोई ऐसी पुरानी प्रेमिका नहीं थी जिसका दिल डगमगा रहा हो। उसके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी थी जो अपने फैसले पर चट्टान की तरह अडिग थी। एक ऐसी लड़की जो अपने प्यार को लेकर बेहद पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव थी। लेकिन जूलियन ये बात कभी समझ ही नहीं पाया। उसी रात ठीक 9 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज भेजने वाला और कोई नहीं, बल्कि जूलियन था। उसके शब्द घमंड और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं बचा नहीं सकता। उसने लिखा कि स्कारलेट सिर्फ इसलिए मेरे साथ आई थी क्योंकि वो विदेश में था और वो अकेली महसूस करती थी। लेकिन अब जब वो वापस आ गया है, तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। उसने मुझे समझदार बनने और रास्ते से हट जाने की सलाह दी। मैं काफी देर तक उस मैसेज को देखता रहा। फिर मैंने आराम से उसका स्क्रीनशॉट लिया और सीधे स्कारलेट को फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद उसका मैसेज वापस आ गया। उसने पूछा, "ये क्या है?" मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। बहुत जल्दी उसकी तरफ से सिर्फ 2 शब्दों का जवाब आया। सीधा, छोटा और बिल्कुल साफ। दिमाग खराब। उसका जवाब पढ़कर मैं हंस पड़ा। मैंने फ़ोन बेड साइड टेबल पर रख दिया, लाइट बंद की और आराम से सो गया। बाहर रात के आसमान में चांदनी चमक रही थी। लेकिन जूलियन एक बात अब तक नहीं समझ पाया था। उसे लग रहा था कि वो अपनी पुरानी मोहब्बत को वापस जीतने निकला है, जबकि हकीकत में वो पूरी रफ्तार से एक ईंट की दीवार से टकरा रहा था। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, और शायद जूलियन को भी समझ आ गया था कि स्कारलेट के जरिए वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने स्कारलेट को परेशान करना बंद कर दिया। अब उसका निशाना स्कारलेट की माँ थी। मुझे मानना पड़ेगा, ये चाल वाकई काफी समझदारी भरी थी। स्कारलेट की माँ, एलेनोर डेविस, 53 साल की थीं। रिटायर होने से पहले वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर थीं। आजकल उनके पास ज्यादा काम नहीं था, इसलिए वो अपना समय लाइन डांस करने और अपनी बेटी की शादी की चिंता करने में बिताती थीं। उनकी नज़र में मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान था। न मेरा कोई शानदार घर था, न कोई महंगी कार, और न ही कोई ऐसा पेशा जो लोगों को प्रभावित कर सके। उन्हें हमेशा लगता था कि स्कारलेट अगर मेरे साथ रही, तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह थी कि उनके दिल में हमेशा एक हल्का-सा अफ़सोस बना रहता था। और जूलियन की अचानक वापसी ने उसी कमज़ोर जगह पर वार किया। मैं उस समय घर पर फर्श साफ कर रहा था। तभी जैक का मैसेज आया। उसने बताया कि जूलियन अभी-अभी स्कारलेट के घर से निकला है। वो खाली हाथ नहीं गया था। अपने साथ महंगी शराब की बोतलें, प्रीमियम सिगार और एक ज्वेलरी गिफ्ट बॉक्स लेकर गया था। साफ दिखाई दे रहा था कि उसने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। मैंने ज्वेलरी ब्रांड का नाम देखा और तुरंत पहचान गया। ये बिल्कुल वही स्टाइल था जो मिसेस डेविस को हमेशा पसंद आता था। मैंने पोछा एक तरफ रखा और सोफे पर बैठ गया। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि
जूलियन आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो स्कारलेट को सीधे नहीं जीत सकता था। इसलिए उसने परिवार के रास्ते से अंदर घुसने का फैसला किया था। लगभग आधे घंटे बाद स्कारलेट का फोन आ गया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। उसने बताया कि जूलियन काफी देर तक उसकी मां के साथ बैठा रहा। वो लगातार अपनी विदेशी डिग्री, अपने बिजनेस अनुभव और अपनी भारी भरकम सालाना कमाई के बारे में बातें करता रहा। और धीरे धीरे उसने उसकी मां को प्रभावित भी कर लिया। उसके जाने के बाद मिसेस डेविस ने स्कारलेट को समझाना शुरू कर दिया। वो कह रही थीं कि जूलियन हर तरह से बेहतर है। ऊपर से दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उसे शादी के फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। लेकिन स्कारलेट ने वहीं साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि अगर कोई उस पर और दबाव डालेगा, तो वो उसी वक्त कोर्ट जाकर शादी कर लेगी। उसके फैसले में किसी तरह की बहस की कोई जगह नहीं थी। इस बात से उसकी मां बहुत आहत हो गई। वो रोते हुए कहने लगी कि वो तो सिर्फ अपनी बेटी की भलाई चाहती है। मैंने धीरे धीरे स्कारलेट को शांत किया। फिर मैंने उसे बताया कि जूलियन जो महंगे सिगार लेकर आया था, वो असल में नकली थे। ये सुनते ही उसका आधा गुस्सा गायब हो गया। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस डेविस भले ही अक्सर मेरे साधारण जीवन को लेकर शिकायत करती हूँ, लेकिन दिल से वो मुझे काफी समय पहले ही अपना दामाद मान चुकी थी। जब मैं देर रात तक काम करता था, तो वो चुपचाप दरवाजे के पास मेरे लिए गर्म मीठा सूप रख देती थी। उनकी बातें भले सख्त होती थीं, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपनापन था और मुझे पूरा भरोसा था कि वो शादी के दिन कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगी। इसके बाद मैंने जानबूझकर हमारा हनीमून प्लान छेड़ दिया। धीरे धीरे स्कारलेट का मूड बेहतर होने लगा। हमने उसी रात के खाने का मेन्यू भी तय कर लिया, खट्टे तीखे फिश डिश के साथ डिनर। लेकिन उसे नहीं पता था कि पिछले महीने ही मैं मालदीव में एक शानदार प्राइवेट पूल विला बुक कर चुका था, समुद्र के सामने बना हुआ लग्जरी विला। और पूरे हनीमून का प्लान भी पहले से तैयार था। फोन रखने के बाद मैंने तुरंत जैक को कॉल किया और उससे कहा कि वो ब्राइटन ग्रुप के पिछले 2 क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालकर भेजे। जैक ने तुरंत समझ लिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। वो हंसते हुए बोला, तो इस बार कौन सा जाल बिछाने वाले हो? मैंने बस बात को टाल दिया और आराम से किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगा। जूलियन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वो हमारे आसपास मौजूद हर इंसान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो एक बात भूल गया था। सच्चा रिश्ता और जीवन भर की वफादारी कभी भी पैसे, दिखावे और महंगी चीजों से नहीं जीती जा सकती। शादी में अब सिर्फ 1.5 दिन बचा था और तभी जूलियन ने अपनी अगली चाल चली। उसने शहर के एक बेहद महंगे और एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में एक शानदार डिनर पार्टी रखी। उसने स्कारलेट के पुराने सहपाठियों को बुलाया। ऊपर से नाम दिया गया था, पुराने दोस्तों का मिलन समारोह। लेकिन खास बात यह थी कि निमंत्रण स्कारलेट और मुझे भी भेजा गया। जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग था, वो समझ सकता था कि इस पार्टी का असली मकसद पुराने दोस्तों से मिलना नहीं था। जूलियन चाहता था कि सब लोग उसके दर्शक बने। वो सबके सामने मेरी और अपनी तुलना करना चाहता था। परिवार, बात करने का तरीका, लाइफस्टाइल, हर चीज में वो अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता था और मुझे छोटा साबित करना चाहता था। जैसे ही स्कारलेट ने निमंत्रण देखा, उसके चेहरे पर घृणा साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मैंने उल्टा उसे जाने के लिए मना लिया। मैं मुस्कुराया और बोला, फ्री का शानदार खाना छोड़ना भी तो पाप है। और वैसे भी इतनी मेहनत से तैयार किया गया शो देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। शाम होते ही हम दोनों समय पर वहां पहुंच गए। प्राइवेट डाइनिंग रूम बेहद शानदार था। जूलियन पहले से ही टेबल के सबसे सम्मानित स्थान पर बैठा हुआ था। उसके आसपास लोगों की भीड़ थी। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ विदेशों में अपने बिजनेस अनुभवों की बातें कर रहा था। जैसे ही उसने हमें अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान उभर आई। उसने मुझे जानबूझकर मिस्टर वेंस कहकर संबोधित किया। आवाज बेहद विनम्र थी, लेकिन दूरी साफ महसूस हो रही थी। वो सबको ये जताना चाहता था कि मैं एक बाहरी आदमी हूं, जबकि वो और स्कारलेट बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। खाना लगातार परोसा जा रहा था।
महंगे व्यंजन एक के बाद एक टेबल पर आ रहे थे। ऊपर से माहौल हंसी मजाक से भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब तनाव बह रहा था। डिनर के बीच में अचानक जूलियन के एक दोस्त ने लग्जरी कारों की बात छेड़ दी। फिर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। गेविन, आप कौन सी कार चलाते हो? मैंने आराम से जवाब दिया, पुरानी होंडा सिविक। बस इतना सुनना था कि पूरे कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। कई लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोगों ने मुस्कान छिपाने की कोशिश की। माहौल अचानक असहज हो गया। जूलियन अंदर ही अंदर बेहद खुश हो रहा था। वो शायद अभी कोई बनावटी सभ्य बात कहकर मुझे और नीचा दिखाने वाला था। लेकिन तभी स्कारलेट ने धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। फिर वो शांतिपूर्वक खड़ी हो गई। पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस सीधे और सपाट अंदाज में बोलना शुरू किया। जब जूलियन मुझे छोड़कर विदेश गया था, मैं घंटों एयरपोर्ट पर उसका इंतजार करती रही थी। मैंने दर्जनों मैसेज भेजे थे, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर वो 5 साल तक पूरी तरह गायब रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्कारलेट की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। और अब जब वो सफल होकर वापस आया है, तो वो हमारे पुराने रिश्ते को हथियार बनाकर लोगों के सामने तुलना कर रहा है, जैसे किसी इंसान की भावनाएं कोई सस्ता सौदा हो। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। उसकी आंखों में नरमी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, गेविन की कार पुरानी है, लेकिन हर सर्द सुबह वो पहले जाकर कार गर्म करता है ताकि मुझे ठंड न लगे। वो हर परिस्थिति में मुझे सबसे पहले रखता है। उसका प्यार कभी शोर नहीं मचाता, लेकिन वो हर दिन मेरे लिए मौजूद रहता है। मैं उसी समय खाना खाने वाला था, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट भरने लगी। स्कारलेट आगे बोली, जिस अपार्टमेंट में वो रहता है, वो मुश्किल से 600 स्क्वायर फीट का है। फिर भी उसने सबसे अच्छी धूप वाला बड़ा कमरा मेरे लिए छोड़ दिया और खुद सालों तक छोटे कमरे में सस्ते फोल्डिंग बेड पर सोता रहा। वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। उसे बिल्कुल याद रहता है कि मुझे धनिया पसंद नहीं है। जब मैं रात में बीमार पड़ जाती हूँ, तब वो बिना सोचे ठंडी रात में दवा लेने निकल जाता है। अब उसकी आंखें हल्की सी नम हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मजबूत थी। ऐसा सच्चा प्यार किसी भी पोर्श कार से ज्यादा कीमती होता है। उसके शब्द खत्म होते ही पूरा कमरा खामोश हो गया। पहले मजाक उड़ाने वाला लड़का सिर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर पहले हंसने वाली लड़कियां जल्दी जल्दी अपने गिलास उठाने लगीं। जूलियन वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी उंगलियां वाइन ग्लास को इतनी जोर से पकड़े हुए थीं कि उसकी गांठें तक सफेद पड़ गई थीं। स्कारलेट ने अपना पर्स उठाया, तेजी से मेरी तरफ आई और धीरे से बोली, चलो यहां से। मैंने मजाक करते हुए कहा, अरे, मैंने तो अभी टेबल पर रखा एबालोन भी खत्म नहीं किया। लेकिन वो वहां एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती थी। मैं खड़ा हुआ और आखिरी बार जूलियन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शर्म, गुस्सा, अपमान और नफरत का अजीब सा मिश्रण था। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ इतनी सी हार उसे रोकने वाली नहीं थी। पिछले 5 सालों से वो विदेश में एक चमकदार जिंदगी जी रहा था और उसके लिए उसका घमंड किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। ऐसी बेइज्जती वो कभी नहीं भूलने वाला था और मौका मिलते ही जवाबी हमला जरूर करता। जब हम पार्किंग में पहुंचे, तो मैंने महसूस किया कि स्कारलेट के हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, हल्के हल्के कांप भी रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे शांत करने लगा। वो हंसते हुए बोली, ये पहली बार था जब मैंने इतने लोगों के सामने दिल की सारी बातें कह दी। अभी भी दिल बहुत तेज धड़क रहा है। फिर उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। और वहीं तुम पूरे समय ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने भरोसेमंद और शांत इंसान आखिर होते कैसे हैं? मैंने मुस्कुराकर कार का दरवाजा खोला। वो अंदर बैठ गई, लेकिन सीट बेल्ट लगाने की बजाय चुपचाप सीट पर सिर टिकाकर छत को देखने लगी। कुछ देर तक कार में सन्नाटा रहा। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। गैविन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? खिड़की से आती शुरुआती गर्मियों की हवा कार के अंदर बह रही थी। वो बोली, जब से जूलियन वापस आया है, तुम जरूरत से ज्यादा शांत हो। कोई सामान्य इंसान ऐसा रिएक्ट नहीं करता। मैंने इंजन स्टार्ट किया। पुरानी होंडा सिविक ने
अपनी परिचित धीमी आवाज निकाली। फिर मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही पता था कि इसका अंत क्या होने वाला है। स्कारलेट चुपचाप मुझे देखने लगी। मैं मुस्कुराया, क्योंकि तुमने हमेशा सिर्फ एक इंसान को चुना है, और वो इंसान हमेशा से मैं हूं। कुछ सेकंड तक वो मुझे देखती रही। फिर उसने नजरें सड़क की तरफ मोड़ लीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम हमेशा ऐसी बातें कहते हो कि तुमसे नाराज रहना नामुमकिन हो जाता है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रेस्टोरेंट की चमकती रोशनियां धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में छोटी होती चली गईं। उधर रेस्टोरेंट के बाहर जूलियन अब भी अकेला खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले हुए। उसकी निगाहें उस खाली पार्किंग स्पॉट पर टिकी थीं, जहां कुछ देर पहले हमारी कार खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई निशान नहीं था। अब शादी में सिर्फ एक दिन बचा था। सुबह ठीक 8 बजे जैक का फोन आया। उसने बताया कि ब्राइटन ग्रुप की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मैं दांत ब्रश करते हुए उसकी बात सुनता रहा। रिपोर्ट सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। पिछली तिमाही में कंपनी को $37 मिलियन का नुकसान हुआ था। उनके कई मुख्य बिजनेस लगातार घाटे में जा रहे थे। कैश फ्लो लगभग खत्म हो चुका था। कंपनी किसी तरह सांस ले रही थी। मैंने विदेशी शाखाओं के बारे में पूछा। जैक ने बताया कि जूलियन के लगभग सारे विदेशी प्रोजेक्ट बुरी तरह असफल हो चुके थे। एक के बाद एक नुकसान, पूरी तरह तबाही। कंपनी को बचाने के लिए उसके पिता ने तो मुख्यालय की बिल्डिंग तक गिरवी रख दी थी। बस उसी पल पूरी तस्वीर साफ हो गई। जूलियन की देश वापसी सिर्फ बचपन के प्यार के लिए नहीं थी। असल वजह कुछ और थी। वो अपनी डूबती हुई फैमिली कंपनी को बचाने वापस आया था। मैं और जैक दोनों जानते थे कि रेस्टोन कैपिटल ब्राइटन ग्रुप का सबसे बड़ा बाहरी निवेशक था, और रेस्टोन कैपिटल का असली मालिक मैं था। अगर मैं अपना निवेश वापस खींच लेता, तो ब्राइटन ग्रुप कुछ ही दिनों में ढह जाता। लेकिन मैंने जैक को रुकने को कहा। अभी नहीं, उसे थोड़ा और खेलने दो। जितना ज्यादा वो खुद को एक्सपोज करेगा, उतना अच्छा होगा। मैं बालकनी में खड़ा होकर नीचे व्यस्त सड़कों को देखने लगा। अब मैं जूलियन की पूरी योजना समझ चुका था। एक तरफ वो स्कारलेट को लेकर अपने बचपन के जुनून से बाहर नहीं निकल पाया था। दूसरी तरफ उसे अपनी फैमिली कंपनी बचाने के लिए पैसों और संपर्कों की सख्त जरूरत थी। और स्कारलेट के पिता, आर्थर डेविस, स्थानीय निर्माण उद्योग के बड़े नामों में से एक थे। पैसा था, संपर्क थे, प्रभाव था। अगर जूलियन डेविस परिवार में शादी कर लेता, तो उसकी प्रेम कहानी भी बच जाती, और उसकी कंपनी भी। ऊपर से देखने पर वो एक सफल इंसान लगता था। डिजाइनर कपड़े, महंगी कार, शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। कार किराए की थी, महंगे कपड़े सिर्फ दिखावा थे, और सारी चमक दमक के पीछे एक हारा हुआ जुआरी खड़ा था, जो आखिरी दांव खेल रहा था। यह सच सिर्फ मैं जानता था, डेविस परिवार नहीं, पुराने सहपाठी नहीं, और ना ही जूलियन के आसपास मौजूद बाकी लोग। दोपहर के करीब वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। स्कारलेट के पिता का फोन आया। उनकी आवाज में साफ घबराहट थी। उन्होंने बताया कि कई सालों से साथ काम करने वाला एक पुराना सप्लायर अचानक ऑर्डर लेने से मना कर चुका है, और उनकी लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक्स कंपनी ने भी बहाने बनाकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। सिर्फ एक ही दिन के अंदर दो बड़े बिजनेस पार्टनर पीछे हट गए थे। मैंने तुरंत जांच शुरू करवाई, और कुछ ही देर में पता चल गया कि इन दोनों कंपनियों का सीधा संबंध ब्राइटन ग्रुप और जूलियन के परिवार से था। मामला समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। थोड़ी सी जांच के बाद ही साफ हो गया कि इन सभी वित्तीय लेन देन के पीछे जूलियन के परिवार का हाथ था। डिनर पार्टी में बुरी तरह नाकाम होने के बाद जूलियन ने अपनी रणनीति बदल दी थी। अब वो भावनाओं से नहीं, बल्कि बिजनेस के जरिए दबाव बनाना चाहता था। उसका मकसद था डेविस परिवार को आर्थिक रूप से परेशान करना, उन्हें मजबूर करना कि वो स्कारलेट और मेरे रिश्ते के खिलाफ खड़े हो जाएं। मैंने तुरंत आर्थर डेविस को शांत किया। उन्हें कहा कि वो किसी से कुछ न कहें, और इस पूरी समस्या की जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली। मैंने सिर्फ इतना कहा, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फोन रखने के बाद मैंने जैक को कॉल किया और उससे कहा कि वो बाजार में एक खबर फैलाए। रेस्टोन कैपिटल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई चेन इंडस्ट्री में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। बस इतनी सी खबर काफी थी।
2 घंटे भी नहीं बीते थे कि वही सप्लायर, जिन्होंने जानबूझकर मुश्किलें खड़ी की थीं, एक-एक करके खुद हमारे पास आने लगे। पुराने कॉन्ट्रैक्ट वापस बहाल कर दिए गए। सारी समस्याएं अचानक गायब हो गईं। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं, बस वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में अपनी स्थिति का हल्का-सा एहसास करवा दिया। और लोगों को समझ आ गया कि किस तरफ खड़ा होना ज़्यादा समझदारी है। उसी शाम आर्थर डेविस का फिर फ़ोन आया। जब उन्हें पता चला कि सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं, तो वो सचमुच हैरान रह गए। पहली बार उनकी आवाज़ में मेरे लिए खुला सम्मान सुनाई दिया। उन्होंने साफ कहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। शादी में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और इस तरह जूलियन की बिज़नेस प्रेशर वाली योजना भी पूरी तरह नाकाम हो गई। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी चाल बची थी। और मैं पहले से जानता था कि वो क्या करने वाला है। वो शादी में ज़रूर आएगा, सबके सामने, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच, एक आखिरी दांव खेलने। उसे अभी भी उम्मीद थी कि स्कारलेट के दिल में उसके लिए कुछ बाकी होगा। और वो ये भी सोच रहा था कि मैं सबके सामने अपना धैर्य खो दूंगा। लेकिन शुरू से ही उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। उसने गलत इंसान पर दांव लगाया था। शादी से एक रात पहले, रात के 11:30 बजे, मैं लिविंग रूम में बैठा शादी की पूरी योजना दोबारा देख रहा था। सुबह दुल्हन को लेने जाना, रिसेप्शन, मेहमानों का स्वागत, टेबल टू टेबल टोस्ट, हर छोटी बड़ी बात चेक कर रहा था। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। स्कारलेट बाहर आई। उसने ढीली सी पुरानी टी शर्ट पहन रखी थी। नंगे पैर चलती हुई वो सोफे पर आकर बैठ गई। अपने पैर मोड़कर उसने खुद को आराम से समेट लिया। एक नजर में ही उसने समझ लिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। वो हल्का सा मुस्कुराई। जूलियन कल जरूर आएगा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोली, मैं उसे बचपन से जानती हूं। वो हार नहीं मानता और वो कभी किसी चीज को छोड़ नहीं पाता। मैं मुस्कुराया। तो अगर वो सच में शादी में आ गया, तो फिर तुम क्या करने वाली हो? स्कारलेट की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसे हकीकत से टकरा दूंगी। उसका जवाब छोटा था, लेकिन बेहद खतरनाक। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हम बातें करते रहे, दिल की बातें, भविष्य की बातें, पुरानी यादों की बातें। फिर मैंने उसकी तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, कल जो भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें किसी की बात सहने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी का सम्मान बचाने की जरूरत नहीं। हर समस्या मैं संभाल लूंगा। स्कारलेट कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया। उस एक स्पर्श में हजारों शब्द थे। उसके बाद मैंने जैक को फोन किया। पुष्टि की कि रेस्टोरेंट कैपिटल की लीगल टीम पूरी तरह तैयार है। ब्राइटन ग्रुप से निवेश वापस लेने के सारे दस्तावेज तैयार थे। इक्विटी डिसोल्यूशन एग्रीमेंट्स तैयार थे। बस मेरे एक आदेश का इंतजार था। मैंने कहा, अभी नहीं, बस सही समय का इंतजार करो। जैक हंस पड़ा। फिर मजाक में पूछने लगा, वैसे शादी में क्या पहन रहे हो? मैंने भी हंसते हुए कहा, और तुम किसी तरह का तमाशा मत करना। फोन रखने के बाद मैंने लिविंग रूम की लाइट बंद कर दी। खिड़की के बाहर पूरा शहर चमक रहा था। अनगिनत रोशनियां, जीवंत रात, और मेरे अंदर अजीब सी शांति थी। अब सब कुछ अपनी जगह पर था। मुझे सिर्फ कल का इंतजार था। एक ऐसे दिन का जो अतीत की सारी अधूरी कहानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कल मेरी और स्कारलेट की शादी थी। और जूलियन, अगर तुम में सच में हिम्मत है, तो जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए पहली पंक्ति में सीट रखवाऊंगा, ताकि तुम साफ साफ देख सको उस लड़ाई का अंत जो तुम बहुत पहले हार चुके थे। अगली सुबह, शादी वाले दिन, सुबह के 7:30 बजे, मैं आईने के सामने खड़ा अपनी टाई ठीक कर रहा था। काला सूट, सफेद शर्ट, साधारण लेकिन शानदार। जैक चाहता था कि मैं कोई महंगा आरमानी कस्टम सूट पहनूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। बहुत ज्यादा दिखावा लोगों को बातें करने का मौका देता है, और बहुत साधारण कपड़े स्कारलेट को निराश कर सकते थे। इसलिए मैंने बीच का रास्ता चुना, एक प्रीमियम ब्रांड का बेहतरीन सूट। मैं अभी टाई बांध ही रहा था कि अचानक फोन बज उठा। स्क्रीन पर जैक का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसकी आवाज में तनाव साफ महसूस हो रहा था। भाई, वो आ गया। मेरे हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। मैंने शांत स्वर में पूछा, कहाँ है? वो अभी होटल की पार्किंग में खड़ा है। कुछ सेकंड की खामोशी रही,
और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर जैक अजीब लहजे में बोला, लेकिन एक बात है, उसने पूरा सफेद सूट पहन रखा है। मैंने अपनी टाई की गांठ आखिरी बार कसकर ठीक की और कॉलर को हल्का सा सीधा किया। मन ही मन एक ठंडी हंसी निकली। पारंपरिक शादी में कोई भी इंसान यूं ही सफेद सूट पहनकर नहीं आता। जूलियन का ऑल व्हाइट सूट साफ इशारा था कि वो जश्न मनाने नहीं, बल्कि युद्ध छेड़ने आया है। उसका मकसद शादी में शामिल होना नहीं था। वो सबके सामने शादी रुकवाने और दुल्हन को छीन कर ले जाने की तैयारी कर चुका था। मैंने जैक से पूछा, अभी कहाँ है वो? जैक ने जवाब दिया, पार्किंग में अपनी कार के अंदर बैठा है। अभी तक ऊपर नहीं आया। लगता है समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहा है। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, तो इंतजार करने दो। जैक हैरान रह गया। भाई, आप उसे रोकने नहीं जा रहे? अगर वो स्टेज पर चढ़ गया तो? मैंने आईने में खुद को आखिरी बार देखते हुए पॉकेट स्क्वायर सीधा किया और कहा, मैं उसे क्यों रोकूं? जैक पूरी तरह उलझ गया। फिर आज का मुख्य किरदार कौन है? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, आज का मुख्य किरदार स्कारलेट है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर जैक धीमी आवाज में बोला, भाई, आप सच में इतने शांत हो या बस दिखावा कर रहे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं सच में शांत हूं। आखिरकार जैक ने हार मान ली। ठीक है, मैं होटल की लॉबी में नजर रखता हूं। फोन कट गया। सुबह ठीक 8 बजे दुल्हन लेने का काफिला समय पर निकल पड़ा। 6 काली ऑडी कारें लाइन में खड़ी थीं। ये कोई लग्जरी शो नहीं था। स्कारलेट के पिता आर्थर ने अपने बिजनेस दोस्तों से उधार ली थी। सारी गाड़ियां एक जैसी थीं, जिससे पूरा काफिला बेहद सम्मानजनक और व्यवस्थित लग रहा था। जब हम स्कारलेट के घर पहुंचे, तो दरवाजे पर उसकी मां एलेनोर खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। गैविन, मैं वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही मुस्कुराकर कहा, आज खुशी का दिन है, रोइए मत। उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, जैसे उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आखिर में उन्होंने बस मेरे हाथ पर हल्के से थपकी दी। वो थपकी ज्यादा जोर की नहीं थी, मगर उसमें अपनापन था। काफी देर तक उनका हाथ मेरे हाथ पर टिका रहा। उन्होंने जूलियन का नाम तक नहीं लिया। मैं समझ गया था कि आर्थर उनसे पहले ही बात कर चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि कैसे सप्लायर्स ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़े थे, कैसे जूलियन ने चुपके से उनके बिजनेस पर दबाव डालने की कोशिश की थी, और कैसे एक फोन कॉल के बाद सारी समस्याएं गायब हो गई थीं। एलेनोर मूर्ख नहीं थी। वो बस अब तक बाहरी चमक-दमक से प्रभावित थीं, लेकिन अब उन्हें असलियत दिख चुकी थी। थोड़ी देर बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और स्कारलेट बाहर आई। उसने गहरे लाल रंग का पारंपरिक दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। सिर पर सुनहरा मुकुट सजा हुआ था। कुछ बालों की लटें उसके चेहरे के किनारों पर हल्के से झूल रही थीं, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। वो आमतौर पर भारी मेकअप पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज मेकअप आर्टिस्ट ने उसे बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया था। पतली ऊपर उठी हुई भौहें, गहरे लाल होंठ, आंखों के कोनों पर सुनहरी लाइनर की हल्की चमक। उसकी सुंदरता में एक शाही गरिमा झलक रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रह गया। सच कहूं तो कुछ सेकंड के लिए मेरी सांसें रुक गईं। दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, जैसे समय थम गया हो। स्कारलेट ने होंठ दबाते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या देख रहे हो? चलना है या यहीं खड़े रहोगे? उसकी आवाज में शर्म और शरारत दोनों थी। मैंने गला साफ किया, हाँ हाँ, चलते हैं। इसके बाद पूरा काफिला धीरे धीरे होटल की ओर रवाना हो गया। सुबह 10:20 तक शादी का हॉल पूरी तरह तैयार हो चुका था। पूरा माहौल लाल और सुनहरे रंग से सजा हुआ था। हर टेबल पर ताजे फूल रखे थे। चारों तरफ शादी की मिठाइयां और सजावट चमक रही थी। स्टेज के पीछे लगे बड़े लाल बैकड्रॉप पर सुनहरे धागों से दो नाम कढ़े हुए थे, गैविन और स्कारलेट। दोनों नाम रोशनी में चमक रहे थे। 200 से ज्यादा सीटों वाला हॉल लगभग भर चुका था। करीब 80 से 90% मेहमान अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। धीरे धीरे सभी गेस्ट हॉल में पहुंचने लगे। एक के बाद एक लोग गेस्ट बुक में साइन कर रहे थे। कुछ लोग पुराने दोस्तों से मिलकर बातें कर रहे थे, तो कुछ स्टेज के सामने खड़े होकर
तस्वीरें खिंचवा रहे थे। पूरे हॉल में खुशियों और उत्साह का माहौल था। मेरे माता-पिता सबसे आगे दाईं तरफ वाली पहली पंक्ति में बैठे थे। पिताजी ने अपना गहरा नीला पारंपरिक सूट पहन रखा था, जिसे वो साल में केवल बेहद खास मौकों पर ही निकालते थे, जैसे नया साल या परिवार के बड़े समारोह। माँ ने हाल ही में बालों में नया पर्म कराया था और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आज कितनी खुश हैं। दूसरी तरफ पहली पंक्ति में स्कारलेट के माता-पिता आर्थर और एलेनोर बैठे थे। एलेनोर के हाथ में रूमाल था, जिसे वो लगातार कसकर पकड़े हुए थीं। उनकी आंखें हल्की लाल थीं, मानो भावनाओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हों। शादी का संचालन करने वाला एंकर स्कारलेट के एक सहकर्मी की मदद से बुलाया गया था। वो बेहद हाजिर जवाब और बोलने में माहिर था। स्टेज पर आते ही उसने कुछ मजेदार और चुटीली बातें कहीं, जिससे पूरा माहौल और भी जीवंत हो गया। गेस्ट जोर जोर से हंसने लगे और हॉल में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुबह ठीक 10:30 बजे शादी की रस्में आधिकारिक रूप से शुरू हो गईं। मधुर संगीत पूरे हॉल में गूंजने लगा। मैं स्टेज पर खड़ा था, पूरी शांति के साथ अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। स्टेज की तेज रोशनियां मेरी आंखों पर पड़ रही थीं, जिससे नीचे बैठे गेस्ट के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। दूर से सब सिर्फ धुंधली परछाइयों की तरह नजर आ रहे थे। तभी अचानक बैंक्वेट हॉल के विशाल दरवाजे धीरे-धीरे खुलने लगे। संगीत की धुन और भी भावुक हो गई। दरवाजे के बीचों बीच स्कारलेट दिखाई दी। वो अपने पिता आर्थर का हाथ थामे हुए थी और लाल कालीन पर एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे आ रही थी। उसकी चाल शांत, आत्मविश्वास से भरी और बेहद खूबसूरत थी। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, वहां मौजूद लगभग हर गेस्ट अपनी सीट से खड़ा हो गया। सैकड़ों निगाहें एक साथ उसी पर टिक गईं। स्कारलेट धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि पूरा आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। उसकी लाल शादी की पोशाक का लंबा घेर फर्श पर लहराता हुआ पीछे एक खूबसूरत लाल रेखा बना रहा था। स्टेज के सामने पहुंचकर उसके पिता आर्थर ने उसका हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ देखा। उस नजर में बहुत कुछ था। अपनी बेटी को मेरे भरोसे सौंपने का विश्वास, मेरे ऊपर पूरा भरोसा और एक पिता की वो हल्की सी उदासी जो बेटी को विदा करते समय होती है। मैंने हल्का सा सिर हिलाकर उन्हें आश्वस्त किया और वो स्टेज से नीचे चले गए। स्कारलेट मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने धीरे से पूछा, नर्वस हो? वो तुरंत मुझे घूरते हुए बोली, दोबारा ये सवाल मत पूछना। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, नहीं पूछूंगा। इसके बाद होस्ट ने कार्यक्रम आगे बढ़ाया। दोनों परिवारों के माता-पिता को बुलाया गया। जब मेरी माँ स्टेज पर आईं, तो वो लगभग ठोकर खाकर गिर ही गई थीं, जिससे पूरे हॉल में हल्की-फुल्की हंसी गूंज गई। फिर रिंग एक्सचेंज का समय आ गया। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन स्कारलेट के हाथ मुझसे भी ज्यादा कांप रहे थे। जैसे ही हम एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले थे, अचानक एक आवाज गूंज उठी, 1 मिनट! पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। सभी लोगों की नजर आवाज की दिशा में घूम गई। दरवाजे की तरफ से जूलियन अपने सफेद सूट में अंदर आता दिखाई दिया। वो सीधे स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम में ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। जब वो हमारे करीब पहुंच गया, तो रुक गया। फिर उसने स्कारलेट की तरफ देखा। उसकी आंखों में जुनून साफ दिख रहा था। भावुक आवाज में उसने कहा, मैं हकीकत में तुम्हारे लायक हूं। ये सुनते ही पूरे हॉल में हैरानी की लहर दौड़ गई। स्कारलेट की मां एलेनोर ने अपना रूमाल कसकर पकड़ लिया। आर्थर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उधर मैं अपनी कुर्सी पर बैठा शांत था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि जूलियन का डायलॉग काफी ड्रामेटिक है। अगर ये कोई टीवी ड्रामा होता, तो कमेंट सेक्शन फट चुका होता। लेकिन ये ड्रामा नहीं था। ये मेरी असली शादी थी। जूलियन ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। हथेली ऊपर की तरफ थी। उसने स्कारलेट को देखते हुए कहा, स्कारलेट। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आंसू हों। फिर उसने कहा, मेरे साथ चलो, हम भाग चलते हैं। बस ये 5 शब्द सुनते ही पूरा शादी हॉल हिल गया। लोग फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था, ये पागल हो गया है क्या? कोई बोला, ये तो सच में दुल्हन चुराने आया है। कुछ लोग बेहतर देखने के लिए खड़े हो गए। कुछ लोग हैरानी से मुंह ढककर देखने लगे।
कई युवाओं ने तो अपने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। स्कारलेट की मां ने अपने पति का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उनके नाखून तक धंस गए। मैं अपनी जगह बैठा स्कारलेट को देख रहा था। उसके कंधे तनाव में थे। उसकी शादी की पोशाक पर बना सुनहरा फीनिक्स स्टेज की रोशनी में चमक रहा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उधर जूलियन का हाथ अभी भी हवा में ही था। लगभग 10 सेकंड तक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। पूरा माहौल भारी हो गया। हर सांस लेना मुश्किल लग रहा था। फिर अचानक स्कारलेट ने सिर उठाया। उसने जूलियन के बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा तक नहीं, सीधे उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न दुख, न कोई झिझक। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, पूर्ण निश्चितता। जैसे वो इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही तय कर चुकी हो और सामने वाला अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, जूलियन। उसकी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हें एक बार फिर कहती हूं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उसका दायां हाथ बिजली की गति से ऊपर उठा। जूलियन के चेहरे पर अभी भी उम्मीद थी। अगले ही पल, चटाक! स्कारलेट का जोरदार थप्पड़ सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। जूलियन का सिर एक झटके में बगल की तरफ मुड़ गया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एक पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। कोई कुछ बोल नहीं पाया। हर आदमी स्तब्ध रह गया। और फिर अगले ही सेकंड 200 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हैरानी में सांस खींची। लेकिन उस एक शब्द में जितनी ठंडक और कठोरता थी, वो किसी भी गुस्से भरे भाषण से ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से बना कोई खंजर सीधे जूलियन के दिल में घुस गया हो। ये शब्द उसकी आखिरी उम्मीद, आखिरी भ्रम और आखिरी हिम्मत को भी चीर कर निकल गया। कुछ क्षण बाद जूलियन का हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। जूलियन ने अपने होंठ खोले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। शायद कोई सफाई देना चाहता था, शायद कोई बहाना बनाना चाहता था, या फिर एक बार और स्कारलेट से कहना चाहता था, मेरे साथ चलो। लेकिन स्कारलेट ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। वो उसकी तरफ से मुड़ी और सीधे मेरी तरफ देखने लगी। हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों के किनारे लाल हो चुके थे, लेकिन वो दुख की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जूलियन को थप्पड़ मारते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसकी हथेली अभी भी हल्की हल्की कांप रही थी। मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास चला गया। फिर मैंने उसका दायां हाथ अपने हाथों में लिया, धीरे से उसकी मुट्ठी खोली। उसकी पूरी हथेली लाल पड़ चुकी थी और अब भी गर्म महसूस हो रही थी। मैंने सिर झुकाकर उसकी हथेली पर हल्की सी फूंक मारी, फिर धीरे से पूछा, दर्द हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन हमेशा की तरह वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। बस उसकी नाक का सिरा हल्का गुलाबी हो गया। वो बोली, नहीं, दर्द नहीं हो रहा। मैं मुस्कुराया, झूठ बोल रही हो, सच में नहीं हो रहा। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो फिर ये दर्द मुझे दे दो। मैंने उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों के बीच छिपा लिया और अपनी गर्माहट से उसे आराम देने लगा। उसके बाद मैंने धीरे से सिर घुमाकर पीछे खड़े जूलियन की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था। उसका बायां गाल सूजना शुरू हो चुका था। थप्पड़ की ताकत से उसके सफेद सूट का एक बटन भी टूटकर निकल गया था और अंदर की सफेद शर्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा बदली हुई चीज उसकी आंखें थीं। कुछ मिनट पहले तक उनमें घमंड, आत्मविश्वास और जीत का भरोसा था। अब वहां सिर्फ खालीपन था। एक ऐसा आदमी जिसके सारे भ्रम एक ही थप्पड़ में टूट चुके थे। उसे लगा था कि स्कारलेट का दिल डगमगा जाएगा। उसे लगा था कि उसका भावुक इजहार स्कारलेट के दिल के किसी कोमल हिस्से को छू लेगा। उसे लगा था कि बचपन का प्यार इतना ताकतवर शब्द है कि उससे स्कारलेट अपना फैसला बदल देगी। लेकिन उसे बदले में मिला सिर्फ एक जोरदार थप्पड़ और एक ठंडी सी बात, निकल जाओ। पूरा हॉल लगभग 5 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक स्कारलेट की मां एलेनोर की दबाई हुई सिसकियां सुनाई देने लगीं। ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि इतने दिनों से जमा तनाव के बाहर आने का परिणाम थे। वो अपने रूमाल में चेहरा छिपाकर रो रही थीं। आर्थर ने धीरे से उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें संभाल लिया। इसके बाद लोगों की फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका था।
लोग कह रहे थे, ठीक हुआ उसके साथ, किसी की शादी में घुसकर दुल्हन भगाने चला था। स्कारलेट ने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। जूलियन भी ये सारी बातें सुन रहा था। उसका गला सूख रहा था। स्टेज की रोशनी में उसका सूजा हुआ चेहरा और भी साफ दिख रहा था। लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं गया। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी नहीं। सबके सामने थप्पड़ खाने के बाद भी नहीं। पूरा हॉल उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर भी वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो और सिर्फ शरीर छोड़ दिया हो। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। केविन, उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। समझना मुश्किल था कि वो टूट चुका है या अब भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो? मैं स्कारलेट के साथ खड़ा था। हमारे हाथ अब भी एक दूसरे में उलझे हुए थे। मैंने पूरी शांति से जवाब दिया, प्यार कोई जीत या हार का खेल नहीं होता। जूलियन व्यंग्य से हंसा। बेशक तुम यही कहोगे। फिर उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, आखिर तुम्हारे पास है ही क्या? एक सस्ती कार, एक छोटा सा किराए का फ्लैट, एक मामूली नौकरी। तुम किस भरोसे पर सोचते हो कि स्कारलेट को आरामदायक भविष्य दे सकते हो? उसकी बात सुनकर हॉल फिर शांत हो गया। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। जूलियन अब और ज्यादा उत्तेजित हो चुका था। वो बोला, शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। असली जिंदगी में पैसों की जरूरत होती है। अगर स्कारलेट तुम्हारे साथ रही तो पूरी जिंदगी हिसाब लगाती रहेगी। एक ढंग की कार तक नहीं खरीद पाएगी। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो पोर्शे जिस पर तुम्हें इतना गर्व है। जूलियन अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहना चाहते हो? मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी वो लग्जरी केन 3 महीने पहले लीज पर ली गई थी। हर महीने $12,000 की किस्त भरते हो। $50,000 की सिक्योरिटी जमा की थी। और कॉन्ट्रैक्ट इस साल दिसंबर तक का है। यह सुनते ही जूलियन पूरी तरह जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं एक कदम आगे बढ़ा। कार लीज पर लेना शर्म की बात नहीं है, लेकिन उधार की चमक दमक के दम पर किसी ऐसे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करना जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी बना रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो सच में बहुत घटिया बात है। हॉल में कई जगहों से दबी हुई हंसी सुनाई देने लगी। जूलियन का चेहरा पहले गुस्से से गहरा लाल हो गया, फिर कुछ ही पलों में राख की तरह सफेद पड़ गया। उसकी बेइज्जती अपनी हद तक पहुंच चुकी थी। वो कांपती आवाज में बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता हो सकता है? मैंने स्कारलेट का हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ देखा। मेरी नजरें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन एक एक शब्द उसके बनाए हुए झूठे साम्राज्य को तोड़ रहा था। मैं बोला, मुझे तुम्हारे बारे में उससे कहीं ज्यादा पता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने उसके परिवार की कंपनी की असली हालत सबके सामने रखनी शुरू कर दी। ब्राइटन ग्रुप को पिछले क्वार्टर में $37 मिलियन का नुकसान हुआ है। तुम्हारी कंपनी के पास इतना ही कैश बचा है कि मुश्किल से 4 महीने और चल सके। तुम्हारे पिता ने कंपनी का हेडक्वार्टर गिरवी रखकर $20 मिलियन का आपातकालीन लोन लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि कंपनी बंद न हो जाए। और जिन 3 बड़े नॉर्थ अमेरिकन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी तुम्हारे पास थी, उनमें से 2 पूरी तरह फेल हो चुके हैं। हर नई बात के साथ जूलियन का चेहरा और पीला पड़ता जा रहा था। फिर मैंने आखिरी चोट की, तुम कोई सफल इंसान बनकर वापस नहीं लौटे हो। तुम घबराकर वापस आए हो क्योंकि तुम्हारा पारिवारिक बिजनेस बर्बादी की कगार पर खड़ा है और तुम्हें बचने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। ये शब्द पूरे हॉल में गूंज गए और अगले ही पल पूरा वेडिंग हॉल खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे सकती थी। हर गेस्ट सांस रोके खड़ा था। कोई एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर जूलियन का पूरा शरीर कांपने लगा। यह गुस्से की वजह से नहीं था। ये उस इंसान की हालत थी जिसका हर झूठ, हर दिखावा और हर नकली शान सबके सामने नंगा हो चुका हो। वो बुरी तरह शर्मिंदा और घबराया हुआ था। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, यह कंपनी के अंदर की जानकारी है। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? उसकी पुरानी अकड़ अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि ब्राइटन ग्रुप का सबसे बड़ा बाहरी निवेश रेस्टोन कैपिटल है। जूलियन की आंखों में अचानक घबराहट चमक उठी। वो बोला, मुझे पता है कि रेस्टोन कैपिटल का चेहरा जैक है, लेकिन उसका तुमसे क्या संबंध है?
उसी समय मेरा फोन बज उठा। मैंने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन कर दिया। पूरे हॉल में जैक की आवाज गूंज उठी। भाई, ब्राइटन ग्रुप से निवेश वापस लेने वाले सारे कागज तैयार हैं। मैं तुरंत फाइल भेज देता हूं। ये सुनते ही जूलियन बिल्कुल जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। वो बड़बड़ाया, जैक, तुम्हें भाई कहता है। बिजनेस जगत में हर कोई जानता था कि जैक रेस्टोन कैपिटल का मैनेजिंग पार्टनर है। मैंने फोन नीचे किया और बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, लेकिन जो बात कोई नहीं जानता, वो ये है कि उस मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का असली संस्थापक हमेशा से मैं ही था। इसके बाद पूरे 5 सेकंड तक हॉल में मौत जैसी खामोशी छाई रही। फिर अचानक पूरा हॉल फट पड़ा। हर तरफ हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। लोग एक दूसरे से बात करने लगे। कई लोगों के मुंह खुले रह गए। आर्थर अपनी सीट से अचानक खड़े हो गए। एलेनोर रोना तक भूल गई और स्तब्ध होकर मुझे देखने लगी। यहां तक कि मेरे माता-पिता भी आगे की पंक्ति में बैठकर आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें हमेशा पता था कि मैं शांत और साधारण स्वभाव का हूं, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का असली मालिक हूं। उधर जूलियन के पैरों से ताकत निकल गई। वो लगभग फर्श पर गिर ही गया था। घबराकर उसने पास की बैंक्वेट टेबल का कोना पकड़ लिया ताकि खुद को संभाल सके। उसके चेहरे से बचा हुआ आखिरी रंग भी गायब हो चुका था। उसका चमकदार सफेद सूट अब उसे और भी ज्यादा बेजान दिखा रहा था। लाल और सुनहरी सजावट से भरे इस शादी के माहौल में वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का इंसान हो। उसके होंठ बार बार खुलते और बंद होते रहे, लेकिन वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुछ देर पहले तक वो घमंड से भरा हुआ था। उसे लगता था कि उसका अमीर परिवार, विदेश की सफलता और ऊंचा स्टेटस उसे सबसे बेहतर बनाता है। वो इस शादी में आया ही इसलिए था ताकि मुझे नीचा दिखा सके और सबके सामने मेरी बेइज्जती कर सके। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि जिस इंसान को वो साधारण समझ रहा था, वो उसकी पहुंच से बहुत ऊपर था। चाहे वो कितना भी पैसा या ताकत इकट्ठा कर ले, इस पल में उसका सारा घमंड, आत्मविश्वास और जुनून पूरी तरह टूट चुका था। वो सिर झुकाकर टेबल का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। स्कारलेट ने शुरू से अंत तक उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और इशारे से समारोह आगे बढ़ाने को कहा। एमसी भी आखिरकार होश में आया और जल्दी से शादी की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। जैसे ही उसने वचन पढ़ने शुरू किए, मैं इंतजार ही नहीं कर पाया। पूरा वाक्य खत्म होने से पहले ही मैंने जोर से कहा, आई डू। मेरी जल्दबाजी देखकर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कुछ मिनट पहले तक जो तनाव और घुटन थी, वो एक पल में गायब हो गई। फिर स्कारलेट की बारी आई। उसने बिना एक सेकंड की देरी किए अपना जवाब दे दिया। दोबारा पूरे हॉल में तालियां, हंसी और खुशियों की आवाजें फैल गईं। एलेनोर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। आर्थर की आंखें भी हल्की नम हो चुकी थीं। पारंपरिक शादी का संगीत फिर से बजने लगा और थोड़ी देर पहले हुआ सारा ड्रामा मानो हवा में उड़ गया। इसी बीच होटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड जूलियन के पास पहुंचे और विनम्रता से उसे बाहर जाने के लिए कहा। अब उसके अंदर पहले जैसी अकड़ या आग नहीं बची थी। वो धीरे धीरे टेबल का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसके कदम बेहद कमजोर और खोखले लग रहे थे। वो धीरे धीरे हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गया। उसने दरवाजे के फ्रेम को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर आखिरकार उसने पकड़ छोड़ दी और चुपचाप बाहर चला गया। यहीं पर उसकी कहानी खत्म हो गई। ड्रामा समाप्त हो चुका था। स्कारलेट ने मेरी उंगलियों को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में गर्मजोशी और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, तो तुम आखिर कब तक ये बात छिपाने वाले थे कि रेयस्टोन कैपिटल के असली संस्थापक तुम हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, असल में सही मौका ही नहीं मिला। स्कारलेट हंस पड़ी। मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने अपने पैर से मेरे जूते की नोक को हल्के से छुआ और शरारती अंदाज में बोली, घर पहुंचने के बाद सारे बर्तन तुम धोने वाले हो। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल फिर से ठहाकों से गूंज उठा। बाकी शादी बहुत आराम से पूरी हुई। रिश्तेदार और दोस्त अब मेरे आस पास जमा हो गए थे।
जो लोग पहले मुझे एक साधारण आदमी समझते थे, अब मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब कह रहे थे कि मैं कितना विनम्र और लो की इंसान हूं। यहां तक कि वो रिश्तेदार भी, जो पहले मुझे खास नहीं समझते थे, अब मेरी समझदारी और काबिलियत की तारीफ कर रहे थे। मेरी नई सास एलेनोर ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उनके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने माना कि उन्होंने मुझे गलत समझा था और उन्हें अफसोस है कि वो मेरी असली कीमत पहले नहीं पहचान सकी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें समझाया, दौलत और स्टेटस ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हर वक्त दिखाया जाए। शादी खूबसूरती से खत्म हुई। धीरे धीरे सारे गेस्ट्स भी जाने लगे। कुछ देर बाद विशाल बैंक्वेट हॉल में सिर्फ कुर्सियां, मेजें और शादी की बची हुई सजावट रह गई। मैं और स्कारलेट अपने भारी शादी के कपड़े बदलकर सीढ़ियों पर साथ बैठ गए। वो आराम से अपना भारी ब्राइडल क्राउन उतारकर एक तरफ रख चुकी थी। उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखर गए थे। अब वो किसी दुल्हन से ज्यादा एक सामान्य खूबसूरत लड़की लग रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, तुम सालों से करोड़ों की कंपनी चला रहे हो, फिर भी रोज वो पुरानी होंडा सिविक क्यों चलाते हो? मैंने जवाब दिया, क्योंकि वो काम की है, पेट्रोल बचाती है और रोजमर्रा के लिए काफी है। मैंने रूमाल निकालकर उसकी गर्दन पर आए पसीने की बूंदें धीरे से साफ की। वो कुछ देर तक मुझे चुपचाप देखती रही। मुझे लगा शायद वो नाराज होगी कि मैंने अपनी पहचान उससे छिपाई। लेकिन उसने बस मेरे माथे पर हल्की सी छपत मारी और बोली, तुम राज छिपाने में बहुत माहिर हो। मैं हंस पड़ा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छिपाया। तुमने कभी पूछा ही नहीं। फिर वो गंभीर होकर बोली, जब तुम्हारे पास इतना पैसा था तो क्या कभी नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी और आरामदायक बना सकते थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं चाहता था कि तुम मुझे उसी रूप में प्यार करो जैसा मैं हूं। उस गैविन को जो तुम्हारा ख्याल रखता है, न कि किसी बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट को। मैं चाहता था कि तुम्हें मेरे पैसे से नहीं, मुझसे प्यार हो। यह सुनकर स्कारलेट का दिल पूरी तरह पिघल गया। वो बिना कुछ कहे अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर सिमट गई। शाम धीरे धीरे गहराने लगी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी शीशों से होकर हम दोनों पर पड़ रही थी। उसी समय मेरे फोन पर जैक का मैसेज आया। उसने बताया कि ब्राइटन ग्रुप में निवेश वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कंपनी पूरी तरह टूट चुकी है। जूलियन के पिता ने समझौते के लिए दर्जनों बार फोन किया, लेकिन हर बार मना कर दिया गया। यहां तक कि जूलियन की लीज पर ली हुई लग्जरी कार भी कंपनी ने वापस ले ली। आखिर में उसे एक साधारण टैक्सी में बैठकर जाना पड़ा। मैंने मैसेज पढ़ा और फोन उल्टा करके रख दिया। अब मुझे बाहरी दुनिया के शोर से कोई मतलब नहीं था। जूलियन ने प्यार को हमेशा जीत और हार का खेल समझा, लेकिन वो शुरुआत से ही गलत था। प्यार कभी पैसे, स्टेटस या पुराने रिश्तों की तुलना नहीं होता। प्यार उन छोटे छोटे पलों में होता है जब दो लोग हर दिन एक दूसरे को चुनते हैं। 2 हफ्ते बाद मैं और स्कारलेट हनीमून के लिए मालदीव गए। सफेद रेत वाले शांत समुद्र तट पर स्कारलेट आराम से सन चेयर पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। मैं उसके पास बैठकर बार बार सनस्क्रीन लगा रहा था। कुछ देर बाद वो हंसते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। हम दोनों हंस पड़े। समुद्र की ठंडी हवा, नमक की खुशबू और उसकी त्वचा से आती नारियल की हल्की महक पूरे माहौल को बेहद सुकून भरा बना रही थी। थोड़ी देर बाद जैक का एक और मैसेज आया। ब्राइटन ग्रुप ने आधिकारिक रूप से दिवालियापन की अर्जी दे दी थी। जूलियन को उसके ही परिवार के मुख्य बिजनेस से बाहर कर दिया गया था। अब वो एक साधारण नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने मैसेज पढ़ा और हमेशा के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरा पूरा ध्यान फिर से स्कारलेट पर चला गया। वो मुस्कुराते हुए ताजा नारियल पीने की जिद कर रही थी। मैं हंसा, अपनी कुर्सी से उठा और उसके लिए नारियल लेने चल पड़ा। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में उसकी खूबसूरत परछाई मेरे सामने थी। मेरे दिल में सिर्फ शांति और खुशी थी। पुराने प्यार, बचपन के रिश्ते और अधूरे जुनून की सारी बातें बहुत पीछे छूट चुकी थीं। दुनिया की कोई दौलत, कोई पुराना रिश्ता या कोई दिखावा उस औरत की बराबरी नहीं कर सकता था, जो मुझे अपनी पूरी आत्मा से प्यार करती थी। और फिर यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।